बिहार ने फिर इतिहास दोहरा दिया। जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का विरासत का मालिक है। 20 नवंबर पटना का गांधी मैदान, चारों तरफ सुरक्षा, भीड़ की आवाज, मीडिया की चीखती ब्रेकिंग। पर एक बार फिर बनी है एनडीए सरकार और उसी मंच पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन यकीन मानिए, ये शपथ सिर्फ एक राजनीतिक रस्म नहीं थी, बल्कि एक भूचाल था। क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ सत्ता, कुर्सी या गठबंधन की नहीं, इस बार खेल बहुत बड़ा है। शपथ मंच पर जो हुआ, उसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल से परिवारवाद के खिलाफ सबसे तेज नारे लगाए, परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है। जिसने मंच से कहा हम राजनीति को वंशवाद से मुक्त करेंगे, उसी मंच पर वंशवाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन लाइव हुआ, पूरे देश की आंखों के सामने। जी हां, शपथ लेने वालों में शामिल थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो ना एमएलए हैं, ना एमएलसी, ना कोई बड़ा पद, लेकिन सीधे मंत्री की कुर्सी पर। और सोशल मीडिया फट पड़ा। कमेंट में लोग लिख रहे हैं, कपड़े चाहे जींस के हो या खादी के, राजनीति का खून तो वही पुराना है, वंशवाद का। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ बिहार की जेब खाली है, कर्ज सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा है। बिहार पर कर्ज इतना बढ़ चुका है कि हर बिहारी के हिस्से में आज 27,000 रुपए का बोझ आ रहा है। और अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने चुनावी वादे पूरे करते हैं, तो इस बोझ पर एक और 40,000 करोड़ रुपए का थप्पड़ पड़ सकता है। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, औद्योगिक निवेश लगभग ठप है, और चुनावी वादे करोड़ों नहीं अरबों में। बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। क्या नीतीश कुमार इन वादों को सच में पूरा कर पाएंगे, या फिर ये सच में सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? क्योंकि इस बार दाव सिर्फ एक चुनाव का नहीं, दाव है बिहार के भविष्य का। अब इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की असली आर्थिक हालत क्या है, कितना कर्ज है, कितना घाटा है, और इन वादों पर कितना पैसा लगेगा। क्या ये योजनाएं सच में संभव हैं, या एक सिर्फ वोट बैंक स्ट्रेटेजी है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ राजनीतिक की नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार एक बार फिर राजनीतिक दांव का मोहरा बन गया है? वेलकम बैक टू फोकस। यहाँ हर वीडियो एक मिशन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि सच छुपाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। 20 नवंबर पटना के गांधी मैदान में कड़ी सुरक्षा, हजारों लोगों की मौजूदगी और देश की राजनीतिक नजरें बिहार पर टिकी थी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली, और साथ में 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ लेने वालों में रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह और चिराग पासवान की पार्टी से संजय सिंह और दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने। यानी कि नीतीश कुमार ने एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर्स को भी अपना साथी बना लिया। कार्यक्रम में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े राष्ट्रीय नेता। यानी राजनीतिक शक्ति का पूरा केंद्र उस मंच पर दिखाई दे रहा था। अब इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने बीजेपी की परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई वाले दावे का एक बार फिर से भंडाफोड़ कर दिया। हुआ है कि जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण चल रहा था, तभी अचानक जींस और टी-शर्ट में एक मंत्री जी शपथ लेने पहुंचे। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि शपथ कोई क्या पहनकर ले रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। सही बात भी है, समस्या कपड़ों में नहीं है, समस्या इस बात में है कि मंत्री साहब जी उसी परिवारवाद का हिस्सा हैं, जिसके खिलाफ लड़ने का दावा बीजेपी सालों से करती आई है। ये मंत्री हैं दीपक प्रकाश जी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी, इसके बावजूद इन्हें सीधा मंत्री बना दिया गया। सिर्फ यही नहीं, एक और मंत्री जी ने उनका साथ दिया, और वो हैं संतोष मांझी,
जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और ये भी बिना चुनाव जीते सीधा मंत्री बन गए। अब जनता पूछ रही है, क्या बीजेपी सच में परिवारवाद के खिलाफ लड़ रही है या फिर ये लड़ाई सिर्फ भाषणों तक सीमित है? यहीं से कहानी शुरू होती है। असली सवाल ये है कि बिहार की जनता से किए गए महंगे वादों को नीतीश कुमार आखिर कैसे पूरा करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले समझना जरूरी है कि बिहार की जेब में अभी क्या है और वो जेब से बाहर कितना खर्च कर रहा है। अगर हम बिहार के 2024-25 के बजट पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। कुल खर्च लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपए, कुल कमाई सिर्फ 2.44 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 82,000 करोड़ रुपए का सीधा घाटा। और जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाए तो हर कोई उसे पूरा करने के लिए कर्ज लेता है। बिहार सरकार ने भी यही किया। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 16,000 करोड़ रुपए का लोन भी लिया था। अब आप पूछेंगे तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो जवाब है बहुत ज्यादा। बिहार का फिस्कल डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 9.2% है, जो किसी भी राज्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि अगले साल तक इसे घटाकर 3% पर लाया जाएगा। लेकिन असली समस्या यहाँ पर है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, समस्या तब है जब कर्ज विकास में नहीं लग रहा हो। बिहार पर 2024-25 एंड तक कुल कर्ज है 3.48 लाख करोड़ रुपए, जो राज्य की जीडीपी का 38.9% है। यानी कि अगर बिहार 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 40 रुपए पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। बिहार आज पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में 5वें नंबर पर है। और ये कर्ज नई सड़कें, नए उद्योग, नए रिसर्च या नए प्रोजेक्ट बनाने में नहीं लग रहा, बल्कि पुराना कर्ज चुकाने और सरकारी मशीनरी का खर्च चलाने में खप रहा है। यही असली आर्थिक चुनौती है। अब सवाल ये है, क्या बिहार इस कर्ज की जाल से निकल पाएगा? बजट दिखाता है कि अगले 3 साल में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, सरकारी अनुमान कहता है कि कर्ज जीडीपी का 34.9% तक नीचे आ सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब चुनावी वादों को पूरा ना किया जाए। और याद कीजिए, चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कई भारी भरकम वादे किए थे। जीविका दीदियों को 10,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता, पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए, अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख का लोन, मत्स्य पालकों को 9,000 रुपए की सहायता और किसानों को 9,000 रुपए सम्मान निधि। सिर्फ इन योजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने वाला है, जिनमें से 15,000 करोड़ तो सिर्फ जीविका दीदियों पर खर्च हो चुके हैं। अब इसे पूरा करने के लिए सिर्फ ये 3 रास्ते बचते हैं। नंबर 1, और कर्ज लेना होगा, जो लगभग असंभव है। नंबर 2, विकास पर होने वाला खर्च कम करना होगा। नंबर 3, योजनाओं को किस्तों में लागू करना होगा या फिर आधा अधूरा लागू करना होगा। शपथ तो नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाकर ले ली। अब देखना यह है कि विकास भी रिकॉर्ड बनाता है या फिर वादे भी कागजों पर ही रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर देना। अगर आपने हमारा फैक्ट टू फोकस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।